नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी पाकिस्तानी मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका के शिकंजे की और ओरेशनिक मिसाइल को लेकर अमेरिका को दी गई रूसी राष्ट्रपति पुतिन की खुली चुनौती की। क्या है इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों के मायने, इसी पर करेंगे हम चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा दावा, ओरेशनिक मिसाइल को रोकना असंभव। वार्षिक प्रेस वार्ता में अमेरिका को दी खुली चुनौती, कहा शक हो तो आजमा कर देखें। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा 2022 इस्तांबुल समझौते के साथ यूक्रेन से बिना शर्त बातचीत के लिए है तैयार। जेलेंस्की से नहीं, यूक्रेनी संसद से हो चर्चा। जेलेंस्की का पलटवार, कहा वजूद में नहीं है कोई इस्तांबुल समझौता। अमेरिका ने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को दिया करारा झटका। मदद करने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार का बताया खतरा। फ्रांस में ड्रग देकर अपनी ही पत्नी का वर्षों से सामूहिक बलात्कार कर रहा था पति, हुई 20 साल की सजा। बचे 50 बलात्कारी भी झेलेंगे कुकृत्य का दंड। मिस्र की राजधानी काहिरा में 8 मुस्लिम देशों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन। ईरान और तुर्की ने क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने पर दिया जोर। अमेरिका का करारा प्रहार, फुस पाकिस्तानी मिसाइल वार। जी हां, पाकिस्तान की हरकतें अब एक और झटके का शिकार हुई हैं और यह झटका दिया है अमेरिका ने। दरअसल अमेरिका ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे पाकिस्तान पर शिकंजा कसा है। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे एनडीसी समेत 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर जोरदार चाबुक चलाते हुए इससे जुड़ी कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के प्रसार का खतरा मंडरा रहा है और इसी को देखते हुए 4 पाकिस्तानी संस्थाओं पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। आरोप है कि ये कंपनियां महाविनाश के हथियारों के प्रसार में शामिल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने वाले निकाय नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स एनडीसी के अलावा कराची की अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड इंटरप्राइजेज शामिल हैं। एनडीसी ने कई कंपनियों से मिसाइल परीक्षण और मिसाइल बनाने के लिए पुर्जे हासिल किए हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सपोर्ट में इस्तेमाल होने वाला विशेष व्हीकल चेसिस भी शामिल है। अमेरिका पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चिंताएं पहले भी व्यक्त करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान में किसी सरकारी एजेंसी पर यह अपनी तरह का पहला प्रतिबंध है। प्रतिबंधित होने वाले संस्थाओं की अमेरिका में संपत्ति जब्त कर ली जाती है और अमेरिका के लोग उनके साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं। अक्टूबर में अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने वाली 16 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इससे पहले सितंबर में पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम में शामिल होने पर चीन और बेलारूस की संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपाती बताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फैसले से सैन्य असंतुलन बढ़ेगा, जो क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर जबकि अबाबील की 2200 किलोमीटर होने का दावा किया जाता है। विशेषज्ञ पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल के खुद से बनाने के दावे से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि इसमें चीन ने मदद की है। ये चीन की M18 और DF-21 मिसाइलों के आधार पर बनाई गई है। तो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर एक बड़ा प्रतिबंध, इसे हम कह सकते हैं, और साफ तौर पर यह नजर आ रहा है। उसके दूरगामी परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं, आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर हर्षवर्धन हमारे साथ तो जुड़ रहे हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ODF के। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका ने पाकिस्तान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, क्या मायने और कितना बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए से कह सकते हैं? देखिए, पिछले कुछ समय से अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में काफ़ी खटास आ रही थी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार
पाकिस्तान पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई हैं और ये कोशिश हमेशा से रही है कि पाकिस्तान जिस तरह से एक डिस्ट्रप्टिव फोर्स के तौर पर उभर रहा था, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। पाकिस्तान के खासकर चीन के साथ जो संबंध है उनको लेकर कई प्रकार की कयासें लगाई जाती रही हैं और उसको देखते हुए भी अमेरिकी प्रशासन जो है वो काफी चिंता में रहता है और इसका कारण जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो इसका प्रोग्राम है पाकिस्तान का, वो काफी हद तक चीन से प्रभावित रहा है और उसको देखते हुए मुझे लगता है एक तरह से चीन जो है उसको बड़ी समस्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मानता है और उसके तहत जो कार्रवाई की जा रही है उन देशों के ऊपर जो चीन के साथ इस तरह की तकनीकी संबंध और खासकर सैन्य प्रणाली है उसमें जिस तरह की तकनीक की जरूरत होती है उसको लेकर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका एक बड़ा मैसेज मुझे लगता है इससे पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन इससे क्या पाकिस्तान और चीन के संबंध और गहरे होंगे, मुझे लगता है ये एक बड़ा प्रश्न है जो भारत को और अमेरिका को दोनों को सोचना पड़ेगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मायने भी इस जो हम देख रहे हैं कि इस पूरी स्थितियों की देखने की जरूरत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मायने भी इसके बहुत कुछ कहते हैं। क्या इजराइल से भी इसका कनेक्शन और जो परमाणु बम की बात भी जो निकलकर सामने आ रही है, क्या भी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें? जी देखिए, पिछले हमने कुछ 1-2 साल से देखा, खासकर जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके बाद मिडल ईस्ट में जो जिस तरह का क्राइसिस चल रहा है उसमें न्यूक्लियर वेपन्स की बात बार बार की जा रही है और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन को लेकर जो बड़ी चिंता दुनिया भर में बनी हुई है और उसको लेकर पाकिस्तान हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहां से इस तरह की जो तकनीक है वो दुनिया भर में फैली है और उसको वो कहीं पर इस मुद्दे के केंद्र में है और मुझे लगता है चाहे वो बाइडेन हो आज या कल जब ट्रंप आएंगे, वो भी पाकिस्तान को जिस तरह से अपनी एक रिस्पॉन्सिबल छवि बनाने में असफलता मिलती रही है वो एक बड़ा कारण बनता रहेगा कि अमेरिकी प्रशासन इसको टारगेट करता रहेगा और न्यूक्लियर इश्यूज पर खासकर, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो वैश्विक पटल पर हमेशा से रहा है और अभी जबकि चिंताएं बढ़ने लगी हैं तो पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर और सख्ती की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। पाकिस्तान का स्टैंड इस पर किस तरह से नजर आ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ये बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान में, अभी जो चीजें हैं वो अस्त व्यस्त नजर आ रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर उनकी भी एक प्रणाली थी आगे की, उन्होंने भी अपनी कुछ इस पर एक रोड मैप तैयार कर रखा था। तो कहीं ना कहीं जब ये बड़ा झटका वहां पर लगा है तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके बहुत सारे मायने निकलते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की और खासकर जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने अपने आप को पाकिस्तान के केंद्र में रखकर अपना कारोबार किया है और जिस तरह से सेना की क्षमता जो लगातार कमजोर होती जा रही है, क्योंकि सेना ने किसी और सेक्टर को बढ़ने नहीं दिया, तो खासकर इकोनॉमी पाकिस्तान की समय इतनी खराब हालत में है, आर्थिक तंगी जो पाकिस्तान में है उसको देखते हुए अगर सेना की हम बात करें, सैन्य शक्ति की बात करें, तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि उस पर प्रभाव पड़ेगा और इस तरह के जब सैंक्शंस लगाए जाते हैं, इस तरह की टारगेटिंग की जाती है, तो उससे जो एक छवि पाकिस्तान की सेना ने अपने देश में बना रखी है कि वो पाकिस्तान की सारी समस्याओं का समाधान सेना के पास इतनी क्षमता है कि वो बड़े से बड़ी समस्या को दूर कर पाए, उस पर बहुत बड़ा एक झटका लगता है। तो मुझे लगता है इससे सेना के ऊपर भी जो प्रश्न है जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो और बढ़ेंगे और जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वहां पर जो सरकारी तंत्र और मिलिट्री के बीच में सेना के बीच में, पाकिस्तानी सेना के बीच में एक समन्वय है, उसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। अमेरिका की तरफ से तो ये प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि चीन के पास ये विकल्प है साफ तौर पर, क्योंकि अब पाकिस्तान जिस तरह से चीन और पाकिस्तान को जो देखा गया है बीते समय से लगातार हम देख रहे हैं कि उनमें जो संबंध हैं वो किस तरह से नजर आ रहे हैं, और इसके बाद अब ये जो स्टेप उठाया गया है तो उसके बाद क्या लगता है कि यहाँ से कोई दिशा और दशा बदलती हुई नजर आएगी पाकिस्तान और चीन को लेकर? देखिए, चीन का हमेशा से एक रोल रहा है पाकिस्तान में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। चीन हमेशा कोशिश करी कि वो पाकिस्तान को भारत के सामने खड़ा करने की कोशिश चीन की रही, हमेशा नाकामयाब रहा चीन, लेकिन चीन ने अपनी कोशिशों से चीन बाज नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका की जो एक मुहर थी वो हटती जा रही है, चीन का वहां पर प्रभाव और बढ़ता रहेगा, क्योंकि चीन ही एक एकमात्र ऐसा देश है जो पाकिस्तान को आर्थिक तरीके से मदद कर सकता है और पाकिस्तान को इस समय आर्थिक मदद की जरूरत है और ये आर्थिक मदद जो सामरिक मदद के रूप में भी हम देख पाएंगे। तो जैसा हम पहले कह रहे थे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं पाकिस्तान की, वो काफी हद तक चीन के
मिसाइल्स की कॉपी है, चीन की तकनीक है। तो मुझे लगता है चीन का प्रभाव पाकिस्तानी सैन्य शक्ति में और बढ़ता हुआ हमको नजर आएगा और चीन का जो एक शिकंजा है वो पाकिस्तान के ऊपर और कसता नजर आएगा। निश्चित तौर पर। और पाकिस्तान के पास अब क्या विकल्प बचता है? जैसे जो तमाम स्थितियां परिस्थितियां देख रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हुआ है। कई इसके अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन अब की बार जब अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया है और जिस तरह की स्थितियां चीन के साथ भी हैं, तो अब की बार अब पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचता है? क्योंकि साफ तौर पर पाकिस्तान इसको लेकर बड़ी रणनीतियां बना रहा था। तो अब की बार क्या पाकिस्तान के लिए यह बैकफुट पर आने का पूरा वो है, क्योंकि ये बड़ा इसके झटके के रूप में इसको देखा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं इस समय और अपने आप को चीन के पूरा समर्पण करने के अलावा पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है। पाकिस्तान की अगर आप राजनीति की बात करें तो वहां पर उथल पुथल मची हुई है। सेना और जो राजनीतिक ढांचा है उसके बीच में समन्वय बिल्कुल नहीं है और सेना की लगातार कमजोरी जो ये एक्शन अमेरिका का भी इसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो एक तरह से पावर वैक्यूम उसने वहां पर क्रिएट किया हुआ है। तो हम देखते हैं किस तरह से जो इमरान खान की रैलीज हैं या इमरान खान का समर्थन बढ़ता जा रहा है, जो सेना नहीं चाहती। तो वो जो एक केओस की स्थिति है, अराजकता की स्थिति पाकिस्तान में बनती जा रही है, उसको देखते हुए भी मुझे लगता है पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका की चिंता जायज है कि पाकिस्तान की जो सैनिक क्षमता है वो किसके हाथ में जाएगी। अगर वहां पर केओस बढ़ता है तो क्या वहां पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, वो क्या इसका कब्जा लेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है ये जो कुछ अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है वो एक तरह से एक मैसेज दे रहा है दुनिया को कि पाकिस्तान को भी अगर हम ना भूलें कि पाकिस्तान से जिस तरह की समस्याएं आती रही हैं लगातार, वो हम अगर पाकिस्तान को नजरअंदाज करेंगे तो वो और बड़ी समस्याओं के तौर पर खड़ा हो सकता है। तो मुझे लगता है एक तरह से एक मैसेज भी है, पाकिस्तान को भी है कि वो अपना घर ठीक करे और दुनिया को है कि वो अपनी नजर पाकिस्तान से ना हटाए। मुस्लिम देशों पर भी क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि साफ तौर पर हम देखा है परमाणु बम में मुस्लिम देशों में अगर देखें तो वो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। देखिए, असर तो नजर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो सारे अगर आप हमारी गल्फ कंट्रीज को देखें आज, जो खाड़ी के देश हैं, वो सारे भारत के साथ आज ज्यादा क्लोज हैं। वो भारत के साथ काम करना चाहते हैं। हालांकि उनकी पुराने संबंध रहे हैं और जिसका आपने जिक्र किया कि जो इस्लाम का जो एक गठजोड़ रहा है, लेकिन वो टूटता हुआ नजर आ रहा है कहीं पर, कि उनको लग रहा है कि भारत जो अपॉर्चुनिटी आज उनको दे रहा है आर्थिक तौर पर, वो पाकिस्तान नहीं दे सकता और पाकिस्तान जो कमजोरी पाकिस्तान आज दर्शा रहा है वो उनके लिए भी समस्या बन सकती है। तो मुझे लगता है जो मुस्लिम देश भी हैं, इस्लामिक देश भी हैं, वो भी काफी हद तक अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी पॉलिसी को रीअसेस कर रहे हैं और भारत जो उभरती हुई शक्ति बनकर आज उभर रहा है उसके साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और भी ज्यादा अप्रासंगिक होता नजर आना बड़ा स्वाभाविक है पाकिस्तान। निश्चित तौर पर। हर्षवर्धन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या दावा किया है और किस तरह का दावा किया है और कैसी चुनौती अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने पेश की है, इससे रूबरू कराएंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुके हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूस अमेरिका में बढ़ी रार, कहां होगा पुतिन का अगला वार? जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि ओरेशेनिक मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। दरअसल वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओरेशेनिक मिसाइल को लेकर पुतिन ने यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने ओरेशेनिक मिसाइल को एक नए किस्म का हथियार बताया और दावा किया कि इसे रोकना असंभव है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी वार्षिक प्रेस वार्ता में पश्चिमी देशों को खुली चुनौती देने के साथ साथ शांति समझौते का भी इशारा दिया। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशेनिक को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों के पास
इसका कोई तोड़ नहीं है। वे चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इसे रोकने की कोई तकनीक नहीं है। उन्होंने अमेरिका समेत दूसरे देशों को आर्सेनिक की चुनौती स्वीकार करने के लिए भी ललकारा। कहा कि क्यों पर टारगेट सेट करते हैं, पश्चिमी देश अपना एयर डिफेंस लेकर आए, फिर हम देखेंगे कि वे हमारी आर्सेनिक मिसाइल को रोक पाते हैं या नहीं। पुतिन इस मिसाइल को लेकर पहले कह चुके हैं कि इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सूरज की सतह के समान है। जिस इलाके में ये गिरेगी वहां की हर चीज धूल में बदल जाएगी। इस बीच पुतिन ने कहा है कि वो किसी भी मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत के लिए मिलने को बेताब है, लेकिन पिछले 4 वर्षों से उनसे कोई बात नहीं हुई है और ये भी पता नहीं है कि कब मुलाकात होगी। पुतिन ने कहा कि रूस युद्ध विराम के लिए बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है, सिवाय उन शर्तों के 2022 में इस्तांबुल में जिन पर सहमति बन चुकी है। हालांकि ये बात यूक्रेन के प्रमुख से नहीं बल्कि संसद से होगी। उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूक्रेन में इस साल चुनाव स्थगित कर दिया गया है। पुतिन ने कहा कि वे युद्ध विराम नहीं बल्कि जंग की पूरी तरह से समाप्ति चाहते हैं। वहीं पुतिन ने कुछ क्षेत्र में अपनी नाकामी भी स्वीकार की। पुतिन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सेना कब तक अपने क्षेत्र को यूक्रेनी सेना से आजाद करा पाएगी। इस बीच फिनलैंड ने जंग के बाद भी रूस को यूरोप के लिए बड़ा खतरा बताया है। वहीं जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन को अपनी शांति प्रक्रिया स्वयं तय करनी होगी। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बड़ा दावा किया। इस दावे के मायने क्या हैं और पश्चिमी देशों के लिए क्या सच में यह बहुत बड़ी चुनौती है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से पुतिन ने जो दावा किया है, क्या सच में अगर हम बात करें कि जो पश्चिमी देश हैं, क्या वो सच में इस मिसाइल का सामना नहीं कर सकते जो कि पुतिन ने कहा है, या ये मिसाइल इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है जिसका पश्चिमी देश भी इसका सामना नहीं कर सकते? क्या इस दावे में आपको लगता है कि बहुत बड़ा दम है? नहीं, देखिए, ये जो पुतिन साहब कह रहे हैं वो एक तरह से मैसेजिंग है, एक डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है, और एक डिटरेंस का पोस्चर है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमको टारगेट करेंगे तो आप धाराशायी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक डिटरेंस की प्रैक्टिस होती है कि आप अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं, जिससे दूसरा पक्ष डर जाए और वो ऐसी कोशिश ही ना करे कि युद्ध की बात हो। तो मुझे लगता है ये एक प्रेजेंटेशन जो उनका रहा है कि हमेशा से उन्होंने, जब से यूक्रेन में क्राइसिस वॉर शुरू हुई तब से पुतिन साहब की एक स्ट्रैटेजी रही है कि वो बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे कि पश्चिमी देश जो है वो अपना जो सपोर्ट है यूक्रेन के लिए वो रीअसेस करें कि वो कितना सपोर्ट यूक्रेन को देंगे और कहां तक देंगे, कि एस्केलेशन होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे हैं कि कई बार पश्चिमी देशों ने ये मना कर दिया यूक्रेन को एडवांस वेपन्स देने से, अमेरिका ने मना कर दिया एडवांस वेपन्स देने से, फिर अमेरिका ने बहुत समय लगाया यूक्रेन को ये कहने के लिए कि कब वो रशिया को टारगेट कर सकता है। तो मुझे लगता है वही उसी स्ट्रैटेजी का भी एक ये अंग है कि वो अपनी जो मिसाइल है उसको इतनी पावरफुल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि दूसरे देश सहम जाएं और दूसरे देश उस पर रिएक्टिव मेजर्स लें। तो ऐसे में इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो किस टेक्नोलॉजी का इसमें सबसे ज्यादा यूज किया गया है? कि अभी भी अगर हम देखें तो अगर इन दावे को हम सच भी माने तो बाकी जो पश्चिमी देश हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। किस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जा रही है और साफ तौर पर यह कितनी प्रभावशाली साबित हो रही है? देखिए, अभी इसकी प्रभावशाली कितनी होगी ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है और ज्यादातर जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इसके देखे हैं कि जो हाइपरसोनिक एबिलिटी है इसकी, वो इसको एक ऐसे कगार पर खड़ा करती है जहां पर ये पुतिन क्लेम कर सकते हैं या रशिया क्लेम कर सकता है कि उन्हीं के पास ये तकनीक है और जो कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो इसको अभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक तरह से बैटलफील्ड टेस्टेड टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं हुई है। अब क्या हमको बैटलफील्ड टेस्ट करना है इसके? अगर हमको बैटलफील्ड टेस्ट करना है तो उसका मतलब है कि आपको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उसकी कोशिश जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स के लिए कहा जाता है कि वो इतने खतरनाक हैं कि उनका इस्तेमाल ही नहीं किया जाए, सिर्फ उनके नाम से दूसरा पक्ष डर जाए और वो या तो हथियार डाल दे या वो नेगोशिएट कर ले। तो मुझे लगता है वही स्ट्रैटेजी इस समय रशिया और इस मिसाइल के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों में भी
एक तकनीक बढ़ती जा रही है, तकनीक है, कैपेबिलिटीज हैं। पश्चिमी देशों ने अभी इतनी प्रोएक्टिव तरीके से उसको नहीं आगे लाए हैं। और दूसरी बात यह है कि यूक्रेन को पश्चिमी देश कितना समर्थन, किस तकनीक का समर्थन देंगे, कि अभी जो यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज वेपन्स अभी गए हैं और वो जिस तरह से रशिया के अंदर अटैक कर सकता है, वो क्या रूस को डिटर करेगा? पुतिन साहब ने कह दिया है कि नहीं करेगा। हमारे पास तकनीक ऐसी है कि हमारे पास उससे भयंकर टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्निक जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी, मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो हमारे इस मिसाइल के जरिए हम लॉन्च करेंगे। तो कहीं पर जो डिटरेंस है, अब वो डिसाइड करना है पश्चिमी देशों को कि वो किस हद तक आगे जाने के तैयार है यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन युद्ध को लेकर भी पुतिन ने जो बात कही कि अब समाप्ति की ओर है, तो कहीं ना कहीं हम इसको मान सकते हैं कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अब दूर होता हुआ नजर आएगा। शांति की बात भी उन्होंने कही इस प्रेस वार्ता में। देखिए, इसमें दो बातें। एक तो दोनों ही साइड्स मुझे लगता है ये मानकर चल रहे हैं कि जो गेन्स हुए हैं बैटलफील्ड में वो बहुत लिमिटेड हुए हैं। बहुत ही थोड़ा बहुत टेरिटरी यूक्रेन ने गेन करी, थोड़ी टेरिटरी इन्होंने गेन करी, रशिया ने गेन करी, और वो टेरिटोरियल स्वैप की हम बात होने की संभावना बढ़ जाती है। पर मुझे लगता है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रम्प फैक्टर है। कि जब ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए, तो ये मैसेज दोनों ही तरफ चला गया है कि ट्रम्प जल्दी ही जब वो सत्ता में आएंगे फॉर्मली 2025 के जनवरी में, तो वही पहली चीज जो उन्होंने कहा है 100 डेज के अंदर मुझे ये करना है कि मुझे इसको बंद करना है, इस युद्ध को। तो मुझे लगता है पुतिन भी तैयारी इसकी कर रहे हैं और जेलेंस्की भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए दोनों ही अपनी अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से वो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है नेगोशिएट कर पाए। अब मतलब वो कितना ये भी सफल होते हैं और इस कौन बात सफल के होता इस है, तरह से भी इसका मायने निकाले जा सकते हैं कि जो यूक्रेन का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको हटाया जाए, जिसकी वजह से ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था वो लगातार नजर आ रहा था। जी बिल्कुल। और वो मुझे लगता है वही जो सपोर्ट सिस्टम यूक्रेन का फंडामेंटल सपोर्ट सिस्टम है वो अमेरिका है और नेटो है। तो अगर अमेरिका ये डिसाइड करता है कि वो अब यूक्रेन को उतना समर्थन या उस रिसोर्स का या उस तकनीक से समर्थन नहीं दे पाएगा, तो यूक्रेन को भी अपने जो ऑप्शन है वो रिवैल्यूएट करने पड़ेंगे। और जो मुझे लगता है जेलेंस्की साहब ने काफी अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें उन्होंने भी इसका इंडिकेशन दिया है कि हम देखेंगे कि क्या होता है और क्या ट्रम्प साहब का ऑफर होता है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है सारा दारोमदार अब इस पर ये जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। और उनका जो पीस पैकेज है जो उन्होंने पहले भी अपनी कैंपेन में भी कहा था, वो बड़ा स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि इमीडिएट सीज फायर हो जाए और जो टेरिटोरियल गेन्स दोनों की तरफ है वो लेकिन हर्षवर्धन जी, ट्रंप ने तो पहले इस बात से कह दिया था कि जो पहली की चीजें उनको पुनर्विचार किया जाएगा और उस पर अब वो कार्रवाई उस तरह से नहीं होगी जैसे कि हमने देखा कि बाइडेन सरकार में हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इसको भी कह सकते हैं कि उन्होंने पहले इस बात का अंदेशा दे दिया था और उसके बाद पुतिन का ये बयान, दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। बिल्कुल। और पुतिन देखिए दुनिया भर जो है इस समय रिएक्ट कर रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, और पुतिन ने भी एक तरह से ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो अगर उन्होंने दो बातें कही, ट्रंप से मिलने की बात कही कि मैं तैयार हूं मिलने के लिए जहां भी वो चाहेंगे, जब भी चाहेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि यूक्रेन वॉर को लेकर मैं नेगोशिएटेड सेटलमेंट हम करने को तैयार हैं। उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं नेगोशिएशन से पहले तो वो मैक्सिमलिस्ट पोजिशंस होती हैं। तो वो धीरे धीरे करके आप एक कॉमन एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं। तो दोनों ही तरफ से मुझे लगता है अपनी अपनी जो स्ट्रैटेजीज है उस पर पुनर्विचार किया जा रहा है, और ट्रंप इसमें सबसे बड़ा फैक्टर। निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं जैसा कि जो पुतिन ने कहा भी है, मिलने की इच्छा भी जताई है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जो पुराने संबंध हैं उनको एक बार पुतिन फिर से ठीक करना चाहते हैं। तो इसका भी अंदेशा आज की इस प्रेस वार्ता से निकलता हुआ नजर आया था। हालांकि एक उन्होंने यहाँ पर जो दावा किया वो तो अपने आप में उन्होंने दावा किया ही, लेकिन ये भी अपने आप में एक अलग फैक्टर था जिससे कह सकते हैं आगे की रणनीतियों पर भी, क्योंकि जब भी हमने देखा कि पुतिन कोई बात कहते हैं वो आने वाले कल के लिए उसको मद्देनजर रखते हुए कहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता से ये जो बातें निकली हैं वो एक दूरगामी परिणाम निकालती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पुतिन के लिए भी ये बड़ी अच्छी स्थिति होगी कि युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि आर्थिक स्थिति जो रूस की है वो बड़ी खराब है। उनको ये भी पता है कि अगर युद्ध और चलता है और आगे चलता है तो इसके यूक्रेन तो जो झेल रहा है, लेकिन रूस के लिए भी समस्याएं बढ़ेंगी ही। तो कहीं पर उनके लिए भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रंप का सहारा लेकर इस युद्ध को विराम लगाएं या युद्ध सीज फायर की घोषणा करें। तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी स्थिति
स्पष्ट कर दी है। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का प्लान लेकर आते हैं और जेलेंस्की इस पर क्या राय रखते हैं, खासकर क्योंकि जो यूरोप के देश हैं उन्होंने ये बात कही है कि जो यूक्रेन चाहेगा वो होगा। तो यूक्रेन की चाह भी बहुत बहुत इस पर कंटिंजेंट है कि वो नेगोशिएशंस किस दिशा में जाते हैं जी। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी ना किसी तौर पर किसी ना किसी तरीके से एक कंक्लूसिव फेज में पहुंच गए हैं इस युद्ध। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमसे जुड़ने के लिए और बारीकियों से ये लगातार जो जानकारियां हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए खबर दुनिया की में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। फ्रांस में जीजेल पेलिको के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में पूर्व पति डोमिनिक पेलिको को 20 साल की सजा सुनाई गई है। डोमिनिक अपनी पत्नी को नींद की गोलियां खिलाकर 1 दशक तक उनका बलात्कार करवाते रहने के दोषी हैं। इस मामले में 50 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अदालत ने एक-एक करके सबको सजा सुनाई है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने काहिरा में D8 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 8 मुस्लिम बाहुल्य विकासशील देशों के शिखर सम्मेलन में मेजबान मिस्र के अलावा तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और नाइजीरिया भाग ले रहे हैं। अल सीसी ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इजराइल ने यमन के हूती मिसाइल हमले का करारा जवाब दिया है। इजराइल ने हूती ठिकानों को निशाना बनाते हुए जोरदार हवाई हमले किए। इजराइल के हवाई हमले में 9 लोग मारे गए हैं। इन हमलों में बिजलीघर और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। इजरायली रक्षा मंत्री ने हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी देते हुए आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दक्षिण कोरिया के सांसद ने सनसनीखेज दावा किया है। सांसद ली सोएंग कोएन ने कहा, रूस भेजे गए लगभग 100 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सांसदों को ये जानकारी दी है। अक्टूबर में उत्तर कोरिया ने रूस की सेना को मजबूत करने के लिए 10,000 सैनिक भेजे थे। रूस के साथ जारी युद्ध में यूक्रेन को नाटो देशों का समर्थन जारी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $286 मिलियन के नए रक्षा पैकेज का ऐलान किया है। रक्षा पैकेज में नौसैनिक ड्रोन, वायु रक्षा प्रणाली और तोपखाने शामिल हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने बुधवार को कीव का दौरा किया था। और इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर